नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध से अध्याय 11 वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संश्लेषण बिंदु पढ़ेंगे। हम इससे पहले वाक्य विचार यानी वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वे सब पढ़े। वाक्य का विश्लेषण भी पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम वाक्य संश्लेषण। वाक्य विश्लेषण माने वाक्य के हिस्से अलग करने थे और वाक्य संश्लेषण माने वाक्य मिलाने हैं। ठीक है, तो वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है ना। जो वाक्य में उपवाक्य आते हैं उनको अलग किया जाता है। मुख्य वाक्य, आश्रित उपवाक्य, है ना। लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। छोटे छोटे कई वाक्य होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उन्हें मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। उसे कहते हैं वाक्य संश्लेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है एक, कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। तो इससे से छोटे छोटे 4 वाक्य हैं, तो उनका संश्लेषण करना क्या होगा, चारों वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बना दिया जाएगा, तो वह कहलाएगा वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण में इन 4 वाक्यों से एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए, जैसे कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। शब्द कम हो गए, वाक्यों को जोड़ दिया गया, लेकिन भाव और अर्थ वही रहा कि कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। मतलब कालांश लगा तो गुरुजी एक क्लास में आए, उसको पढ़ाया और फिर दूसरी कक्षा में चले गए। तो यहाँ एक वाक्य बनाया गया है कि कालांश लगते ही। ये हमें थोड़ा सोच करके करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी और फिर वाक्य बनाना पड़ेगा कि कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यानी यहाँ आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी है कि आप उन छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर शब्द कम भी कर दो और अर्थ में कोई कमी न आए, है ना। ऐसा वाक्य आप कैसे बनाएंगे। और ये वाक्य हो गया सरल वाक्य, है ना। अब दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। वो कैसे बनेगा। संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्यों को, अभी एक सरल वाक्य था, हालांकि लंबा था, है ना, लेकिन एक सरल वाक्य है। अब ऐसे 2 सरल वाक्य मिला करके जब एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है तो उसमें संयोजक शब्द प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए अगला वाक्य, कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। तो इससे 2 वाक्य बन गए और ये 2 वाक्य और संयोजक शब्द से मिलाकर के संयुक्त वाक्य बन गए कि कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। अब इसी वाक्य से, इन्हीं वाक्यों से मिश्रित वाक्य भी बनाना है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो अब देखिए, कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। तो यहाँ प्रधान उपवाक्य हो गया कि कालांश लगा ही था, गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, और आश्रित उपवाक्य हो गया कि फिर दूसरी कक्षा में चली गई। मतलब प्रधान वाक्य पर जो निर्भर होता है वह हुआ तभी वह हुआ, है ना। प्रधान वाक्य में जो बात की गई है या जो क्रिया बताई गई है, वह क्रिया हुई, वह कार्य हुआ, उसके बाद ही वह कार्य हो सकता था, तो वह कहलाता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ऐसे अब और तो उदाहरण नहीं दिए हुए अलग अलग वाक्यों के, लेकिन एक ही वाक्य को 3 तरह से बना के बताया गया है। तो इससे आपको भी कभी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है या संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना है या मिश्र वाक्य बनाना है तो आपको बनाना आ जाएगा। जैसे, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। यह हुआ सरल वाक्य कि हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। अब इससे संयुक्त वाक्य बनाना है तो इनको 2 सरल वाक्य में बदल करके एक संयुक्त वाक्य बनाना पड़ेगा। तो हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। तो इससे से 2 वाक्य बन गए। सरल वाक्य कि हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, तो 2 वाक्य हो गए, उनको और से जोड़ दिया गया। अब मिश्रित वाक्य में, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे, है ना। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले, यह हुआ प्रधान उपवाक्य, और आसमान में बादल छाने लगे, यह हुआ आश्रित उपवाक्य, और इस तरह से दोनों मिलाकर के मिश्रित वाक्य बन गया। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखिए, साधारण वाक्य या सरल वाक्य है, बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे। बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो इनके 2 वाक्य बना करके कि बच्चों को खेलना था
अतः मैदान में गए थे। दो क्रिया है तो इसलिए आराम से आप संयुक्त वाक्य बना सकते हो कि बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे। अतः लगा करके अतः संयोजक शब्द का प्रयोग करके इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया गया। अब मिश्र वाक्य, बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था। बच्चे मैदान में गए थे, क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें खेलना था। तो इससे से एक प्रधान उपवाक्य बन गया और दूसरा आश्रित उपवाक्य बन गया। तो मुझे लगता है आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, एक ही वाक्य से तीनों की रचना करना आपको अवश्य आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग चला करके एक ही वाक्य को तीन तरह से कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है वाक्य के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व मतलब ऐसे तत्व होना जरूरी है या ऐसा कुछ होना जरूरी है कि जिससे एक सही वाक्य का निर्माण हो सके, एक सही वाक्य का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो पहला तत्व होता है सार्थकता। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। यानी एक वाक्य में जो भी शब्द, जो भी पद प्रयोग में लिए जाते हैं उनका एक अर्थ होना चाहिए, हमेशा सार्थक शब्दों का। मतलब निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। जो भी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, काम में लाते हैं, तो उनका एक निश्चित और सही अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम ग्रहण कर सकें। तो सार्थकता वाक्य का पहला और अनिवार्य तत्व है। दूसरा तत्व है, हाँ इसका उदाहरण दे देते हैं। जैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसमें जो भी शब्द प्रयोग में लिए गए हैं उनका एक अर्थ है, निश्चित अर्थ है। मैं स्वयं के बारे में कहा है, मैं आप सबको, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इन सार्थक शब्दों से वाक्य बना है। ये शब्द चूंकि सभी सार्थक है इसलिए एक अर्थपूर्ण वाक्य की रचना हो सकी है। दूसरा है तत्व पद क्रम। पद वही शब्द और क्रम, तो मतलब पद क्रम माने वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक वाक्य का अर्थ हम कैसे सही समझें, इसके लिए एक निश्चित क्रम, शब्दों का निश्चित क्रम होना चाहिए। अगर वह क्रम सही नहीं हुआ तो हम अर्थ सही ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और अगर हम क्रम बदल देते हैं तो उस कथन का या उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए एक सही वाक्य के लिए, एक पूर्ण वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना भी आवश्यक है। जैसे बच्चे को काट कर फल दो, कितना अजीब वाक्य है, बच्चे को काट कर फल दो। जिनको ज़्यादा हिंदी व्याकरण का ज्ञान है तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको व्याकरण का ज्ञान होगा या हिंदी का शिक्षक होगा उसको एकदम पढ़ते या सुनते ही बहुत बुरा लगेगा कि बच्चे को काट कर फल दो। क्या बच्चे को काटना है या फल को काटना है? तो बच्चे को फल काट कर दो या फल काट कर बच्चे को दो, है ना। वाक्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को फल काट कर दो या फल काट कर बच्चे को दो। यहाँ लिखा बच्चे को काट कर फल दो, क्या बच्चे को काट कर फिर फल देना है? नहीं। तो इससे से शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, ये बहुत बड़ी अशुद्धि हो जाती है। सही क्रम में फल काट कर बच्चे को दो या बच्चे को फल काट कर दो। आई बात समझ में? इस तरह की अशुद्धियाँ बहुत देखने में आती है बातचीत में। कई बार आप मार्केट में देखो तो साइन बोर्ड्स पर भी वाक्य लिखे हुए होते हैं, तो वो भी तक इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उनका क्रम, शब्दों का क्रम सही नहीं होता है। तो हमें वाक्य या हमें अपना कहीं भी जवाब वगैरह लिखने से पहले एक बार क्रम को जांच लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला अनिवार्य तत्व था या आवश्यक तत्व था सार्थकता, दूसरा पदक्रम और तीसरा है निकटता। पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है, इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। पदों के बीच, वाक्य में जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, अगर उनके बीच अंतर रहता है, दूरी रहती है, तो अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है। इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। मतलब पदों को एक दूसरे के पास पास, एक दूसरे के साथ साथ होना चाहिए। वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द के बाद ठहरना या रुक रुक कर बोलना अशुद्ध होता है। वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है। वाक्य लंबा हो, बड़ा हो, तो हम 3, 4 या 5 शब्द बोलने के बाद अपने आप रुकते हैं। तो जो हम रुकते हैं तो वहाँ कोमा लगा करके लिखित रूप में अभिव्यक्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए शब्दों को दूर दूर लिखने की जरूरत नहीं होती है, उससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से रुक रुक कर जैसे हम बोलते हैं, उसी अगर रुकने के जो बात है, रुकने की जो बात है, उससे हम दूर दूर रह करके व्यक्त करें तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए वाक्य, उसने मेरा गाना सुना।
एक वाक्य है उसने मेरा गाना सुना। इसमें एक एक शब्द को, एक एक पद को अगर हम रुक रुक कर बोलें, रुक रुक कर बोलना है, वैसे ये रुक रुक कर, दूर दूर लिखा गया, दूर दूर लिखा गया तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे रुक रुक कर बोलेंगे, तो यह वाक्य का सही तरीका नहीं है। यहाँ इन शब्दों को पास पास लिखना चाहिए, जैसा कोष्ठक में दिया है कि उसने मेरा गाना सुना। ठीक है, तो वाक्य में शब्दों की निकटता भी उतनी ही जरूरी है जितनी शब्दों की सार्थकता और उनका सही क्रम। अब है चौथा, पूर्णता। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसमें शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर वाक्य में एक भी पद कम हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और अर्थ पूरी तरह से व्यक्त भी नहीं हो पाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, कमल पीता है। कमल पीता है, क्या पीता है ये तो बताया नहीं, लेकिन केवल पीता है ऐसा बोलने से हमारे यहाँ जैसे चूंकि पीता है कहा जाता है, जैसे शराब पीने वाले के लिए, या शराब पी जाती है तो उसके लिए कहा जाता है नहीं हाँ वो पीता है या खाता पीता है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो अगर शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि कमल पीता है तो यही समझा जाएगा कि कमल शराब पीता है। तो अगर ये गलत है, कहने वाले ने ये नहीं कहना चाहा है, लेकिन एक शब्द की कमी से सामने वाले ने अर्थ गलत समझ लिया है, गलत अर्थ लगा लिया है, इसलिए कहने वाले को, वक्ता को शब्दों का पूरा प्रयोग करना चाहिए या आवश्यक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि कमल दूध पीता है। तब सामने वाला ये अर्थ ग्रहण कर पाएगा कि यहाँ कमल के लिए कहा जा रहा है कि वह दूध पीता है, और केवल कमल पीता है तो इसका आशय ये समझा जाएगा कि कमल शराब पीता है। ठीक है, तो आगे बात समझ में, आगे चलें क्या, और चलो पढ़ लेते हैं। बाकी ये बहुत ही सरल है। अब जो कठिन थे, क्लिष्ट थे विषय वो हम पढ़ चुके हैं, शब्द शक्ति, वाक्य रचना वगैरह। अब सरल ही ज़्यादातर अध्याय हैं। तो इसमें वाक्य में पद क्रम, जो हमने इसमें आवश्यक तत्व पढ़ा है, 4 जो पढ़े हैं आवश्यक तत्व, उन्हीं में से एक दूसरा तत्व है कि वाक्य में पद क्रम किस तरह से होना चाहिए या किस तरह से होता है, ताकि एक सही वाक्य की रचना आप कर सकें। और आपको वाक्यों की रचना सही ढंग से करना अवश्य आना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्नों के उत्तर को अगर अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखने पर प्रश्न का उत्तर प्रभावशाली भी होता है और अधिक अंक भी अर्जित करता है, और इससे आपकी बुद्धिमत्ता और होशियारी भी पता चलती है। अन्यथा गलत क्रम होने से, गलत वाक्य रचना होने से आपके नंबरों पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वाक्य में पद क्रम किस तरह से होता है? वाक्य रचना में पद क्रम का विशेष महत्व होता है। अतः वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है कि कर्ता कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, क्रिया कहाँ होती है, या इन तीनों का क्रम कैसे होता है, कौन किसके आगे या पहले या बाद में लगता है। अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है। अब नीचे कुछ नियम बताए गए हैं, वे भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला है कि वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया आती है। तो वाक्य में कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है और बाद में क्रिया आती है। यही सही क्रम होता है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, अनुष्क खाना खा रहा है, तो यहाँ अनुष्क है कर्ता और कर्म है खाना और क्रिया है खा रहा है। तो वाक्य ऐसे ही लिखा जाएगा कि अनुष्क खाना खा रहा है, या मैं खाना खा रही हूँ, या अनुष्क विद्यालय जा रहा है। ये नहीं कि अनुष्क खा रहा है खाना, अनुष्क जा रहा है विद्यालय, नहीं, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया। यही वाक्य का सही क्रम होता है। वाक्य में पदों का या शब्दों का सही क्रम होता है। ठीक है। दूसरा नियम है कि कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक या पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, जैसे पहले वाक्य में साधारण है सब, मतलब सिंपल वाक्य है कि भी अनुष्क खाना खा रहा है। अगर इनके बारे में कुछ और विशेष बात बताई जाती है, तो जब इनका और ज़्यादा परिचय दिया जाता है या कुछ और बताया जाता है इनके बारे में, अनुष्क के बारे में, खाने के बारे में, खा रहा है के बारे में, मतलब कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में और कोई विशिष्ट बात बताई जा रही है, तो वह हो जाता है इनका विस्तारक या पूरक। तो वे शब्द उनके पहले आते हैं। जैसे वाक्य देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया। एक सरल सा वाक्य ये होता है कि भिखारी खाना खा गया, है ना। लेकिन बात यहीं ये साधारण वाक्य नहीं है, यहाँ मतलब वाक्य तो है कि भिखारी खाना खा गया, करता है, कर्म है, क्रिया, लेकिन इसमें भिखारी के बारे में बताया गया कि जैसे वह भूखा भिखारी है, खाना स्वादिष्ट है और जल्दी जल्दी खा गया। तो ये उसके विस्तारक हो गए। भिखारी का विस्तारक हो गया भूखा, खाने का विस्तारक हो गया स्वादिष्ट, और खा गया क्रिया का विस्तारक हो गया या पूरक हो गया जल्दी जल्दी। तो ये जो तीनों इनकी जो विशेषताएं बताई जा रही हैं,
इनके बारे में विस्तार से जो बताया जा रहा है, उन शब्दों को उनके पहले लगाया जाएगा। कर्ता के पहले कर्ता का विस्तारक, क्रिया के पहले क्रिया का विस्तारक और कर्म के पहले कर्म का विस्तारक। ठीक है, तो इससे कर्ता कर्म क्रिया के पूरक इनसे पहले आते हैं। तीसरा नियम है क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वे क्रिया से पहले लिखे जाते हैं। जैसे धावक तेज दौड़ता है। धावक माने दौड़ने वाला, और दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, उसकी क्या विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है या धीमे दौड़ता है या धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ है कि धावक तेज दौड़ता है, तो यह क्रिया की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। तो यह शब्द भी क्रिया विशेषण जो शब्द है वह क्रिया से पहले आएगा। चौथा नियम है पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक माने पहले होने वाली क्रिया, और मुख्य क्रिया से जब वाक्य में दो क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया होती है एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो वह पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। वह जो है उसने खाना भी खाया है और सो भी गया है, तो मुख्य क्रिया है कि वह सो गया और उससे पहले उसने खाना खाया था। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है खाना खाने की, वह मुख्य क्रिया के पहले आएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला है संबोधन और विस्मयादि बोधक प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो जो संबोधन शब्द होते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वे प्रायः अधिकतर वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। जैसे अनुष्क इधर बैठो। अनुष्क को बुलाया गया, पुकारा गया, उसे संबोधन दिया गया, संबोधित किया गया, तो ऐसे कहा गया कि अनुष्क इधर बैठो। तो अनुष्क ये वाक्य के प्रारंभ में आएगा, है ना, और इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। दूसरा वाक्य है वाह कितना सुंदर महल है। तो वह विस्मयादि बोधक शब्द है कि वह आश्चर्य हो रहा है कि अरे वाह कितना सुंदर महल है। तो ये वह जो शब्द है वह भी वाक्य के प्रारंभ में ही आया है। तो इससे संबोधन वाले शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के पहले प्रयुक्त होते हैं। छठा नियम है निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग प्रायः क्रिया से पहले किया जाता है। निषेधात्मक जब वाक्य होते हैं तो उसमें नहीं का प्रयोग जो किया जाता है, न या नहीं शब्द का, तो वह क्रिया से पहले किया जाता है। जैसे रमेश बाजार नहीं जाएगा। रमेश बाजार जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो ये जो नहीं शब्द है उसकी क्रिया से पहले आ जाएगा। मैं खाना खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो वो क्रिया से पहले आ जाएगा। आई बात समझ में? अगला है सातवां सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। तो यह अशुद्ध है, सार्वजनिक नहीं, सार्वनामिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। किसी शब्द में दो विशेषण हैं तो जो सार्वनामिक विशेषण होगा वह सबसे पहले या उस विशेषण से क्रिया विशेषण से पहले आएगा। जैसे छोटी बहन है ना, तो बहन की विशेषता है या बहन का विशेषण है कि वह मुझसे छोटी है। और मेरी, तो ये जो मेरी सार्वनामिक विशेषण है वह दूसरे ये जो छोटी विशेषण है उससे पहले आएगा। मतलब ऐसे विशेषण पहले आते हैं, सार्वनामिक विशेषण, है ना, जो सर्वनाम शब्द होते हैं। आठवां है पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। किसी भी नाम के पहले उसका पद बताया जाता है या उसके व्यवसाय का द्योतक शब्द होता है या पद होता है, तो वह उनके नाम से पहले लिखा जाता है। जैसे राम सहाय पंडित है तो लिखा जाएगा पंडित राम सहाय। अक्षत डॉक्टर है तो डॉक्टर अक्षत। शगुन प्रोफेसर है तो प्रोफेसर शगुन, है ना, कि नाम से पहले उनका व्यवसाय सूचक शब्द या पदवी लिखी जाती है। नवा है मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्य के बीच होता है। जब संयुक्त वाक्य लिखे जाते हैं या मिश्र वाक्य लिखे जाते हैं तो उनमें जो दो वाक्य होते हैं, संयोजक शब्द का प्रयोग उन दो वाक्यों के बीच में होता है ताकि वो उन दोनों को जोड़ सके। जैसे घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया। घर पर काम था, वह नहीं आया, दो वाक्य है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द लगाया गया कि घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्रित वाक्य है जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए। जब कार्य समाप्त हुआ वे घर चले गए, इसे तब योजक शब्द से जोड़ा गया। ठीक है, तो इस संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो दो वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए योजक शब्द उन दोनों वाक्यों से के बीच में प्रयोग में लिए जाते हैं। 10वां है मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। मिश्र वाक्य जब लिखा जाता है या बनाया जाता है
तो प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जैसे जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं। इसमें मुख्य या प्रधान वाक्य है जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं। यह आश्रित उपवाक्य हुआ, तो वह बाद में आएगा, और प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य जो होता है वह वाक्य में पहले आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आज जो हमने पढ़ा है वाक्य संश्लेषण की क्रिया, और वाक्य के आवश्यक तत्व, और वाक्य में पदों का क्रम कैसे होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।